अस्सलाम वालेकुम, सलमान इलाही। एक और अहम तरीन पॉडकास्ट बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन का पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। अच्छा, आज का जो पॉडकास्ट है वो डिसेबिलिटी से थोड़ा सा हटके है। आज हम थोड़ा सा एक आम इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो आज हम तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी और एक आम इंसान को भी जरूरी होती है, उन इंफॉर्मेशन की तरफ हम आज जा रहे हैं। आज हम इस पॉडकास्ट को पर्सन विद डिसेबिलिटीज से रिलेटेड जितनी भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उससे हटके हम जा रहे हैं कि हम आम जिंदगी में वो तमाम हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो टैक्स फाइलिंग की तरफ जा रही होती है या जाना चाहती हैं या उनको जो इश्यूज या जो चैलेंजेस फेस करने पड़े होते हैं, हम आज उस हवाले से डिस्कस करना चाहेंगे। आज हमारे साथ बहुत अहम तरीन शख्सियत मौजूद है और हम क्योंकि पिछले मैं नोट कर रहा था कि काफी ये डिस्कशन चल रही थी हमारे ग्रुप्स में कि कौन लोग होते हैं जिनको टैक्स फाइल जमा कराना होता है और किन रीजंस के बेस पर टैक्स फाइल करना होता है, इनकम टैक्स किन पर लागू होता है। ये तमाम चीजें हम इंशाल्लाह आज इसको डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद साहब। सबसे पहले तुम वेलकम करेंगे शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? सलमान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया इस अपने इदारे में आपने। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। शाहिद साहब, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगा अपने हवाले से, जितना बेहतर आप बता पाएंगे मेरा ख्याल है शायद मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। प्लीज सर। मेरा नाम सैयद शाहिद महमूद है और ICMA पाकिस्तान का मेंबर हूँ मैं। ACMA और FCMA हमारी मेंबरशिप कहलाती है, तो मैं भी ACMA हूँ। अच्छा, मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बाद से कुछ अर्से तक मैंने जॉब की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में। लास्ट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मैं CFO था, तो उसको 2016 में क्विट करके फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। इस वक्त मैं अपनी SM&Co के नाम से एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्म चला रहा हूँ। उसमें हम अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट, ये सारी सर्विसेज देते हैं। अब चूँकि यहाँ पे हमारे यहाँ प्रैक्टिस में ज़्यादातर टैक्स की चीज़ें चलती हैं, तो एज ए टैक्स कंसल्टेंट ज़्यादा लोग इसको हमसे सर्विस ले रहे होते हैं। तो टैक्स की जितने भी सर्विसेज हैं हम प्रोवाइड करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हमारे रहते हैं वो भी हमसे हमारी खिदमत लेते रहते हैं। तो टैक्स आपका जो है वो इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एज प्रोविंशियल टैक्सेस भी जितने हैं, इन सब में भी हम डील कर रहे होते हैं, अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अकाउंट्स के हवाले से कहा जाता है आमतौर पर शायद कि बहुत ज्यादा ड्राई सब्जेक्ट है, लोग थोड़ा सा भागते हैं इससे, और आप इतना डीपली चीजों में चले गए, तो आपको लगता है कि ये ड्राई सब्जेक्ट है? असल में हमें तो इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, ओके। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है वो काफ़ी मेहनत भी की, इसमें पढ़ा। इसमें इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है जब आप किसी को पैशन के साथ लेते हैं और उसको आप अपना जो है वो एज अ प्रोफेशन आप उसको किसी भी चीज़ में जाते हैं, उसमें जब तक आप उसको एंजॉय ना करें, उस पर अच्छे तरीके से आप वर्क ना करें, तो आप उसके एक्सट्रीम तक पहुंच नहीं सकते। मैं ये समझता हूँ कि अकाउंटिंग एक ऐसा एरिया है जो कि आपको सिर्फ बुक कीपिंग, अकाउंट्स करना, बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं सिखाता, बल्कि आपको जिंदगी की और भी बहुत सारी चीजों में, आपको हर चीज में डेबिट एंड क्रेडिट्स होते हैं। किसी हर चीज में नफा नुकसान होता है। अब उनको बैलेंस कैसे रखना है, अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस रखना है, अपने घर के मामला को कैसे आपने कंट्रोल करना है, हर चीज में आपकी जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है या अकाउंटिंग नॉलेज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है और आपको ये फायदा देती है। ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है वाकई कि घरों में या जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ है उसमें अकाउंट्स कितना इंपॉर्टेंट है, शायद हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। और वाकई अगर ये अकाउंट मैनेजमेंट आपको आ जाए तो शायद आपकी डेली लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा भाई, चले हम थोड़ा सा चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आज शाहिद भाई, और क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे और टाइम बहुत कम है तो सबसे पहले चीज की इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स को थोड़ा सा आप डिफाइन करें। जी, बेसिकली देखें, इनकम टैक्स जो है ये अप्लाई होता है हमारी नेट इनकम्स के ऊपर। अब इनकम क्या है? अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो जो आप सैलरी अर्न करते हैं वो आपकी इनकम होती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छा, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि बिजनेस कर रहे होते हैं जो वो उनका टर्नओवर होता है, जिसको सेल कहते हैं, वो ये समझते हैं कि उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपकी इनकम क्या होती है कि आप अगर गुड्स में डील करते हैं, जो आपने गुड्स परचेज की, उनको फिर सेल किया, आपके बाकी जितना भी ऑफिस के एक्सपेंसेस थे वो सब माइनस करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट होता है वो इनकम कहलाती है, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। इसी तरह से आप अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो उस केस में भी फिर आपके सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो नेट आपको प्रॉफिट बचता है वो आपकी नेट इनकम होती है, उसके ऊपर टैक्स आपका अप्लाई होता है। इनकम टैक्स का ताल्लुक आपकी नेट इनकम से है।
राइट, यानी कि टोटल इनकम से नहीं है, बल्कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है तमाम चीजों को निकालने के बाद वो दरअसल उस पर इनकम टैक्स, उसके ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई होता है। बिल्कुल सही हो गया। और तो इसको हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्लीटली डील करता है इसके ऊपर। उसके सारे सेक्शंस में डिफाइन है कि आपने कौन से हेड ऑफ इनकम को कैसे कैसे आपने टैक्सेबल उसके ऊपर होता है, कैसे कैसे टैक्स अप्लाई होता है। तो कौन लोग एलिजिबल होते हैं इस टैक्स को देने के लिए? देखिए इसमें ना बेसिकली हर वो शख्स, अच्छा हमारे पास टैक्स के लिए एक एग्जेम्पशन, जनरल एग्जेम्पशन मौजूद है कि कोई भी शख्स अगर आपके 6 लाख इस वक्त उन्होंने दी हुई है 600,000 एनुअल का अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता है। इससे ऊपर आप अर्न कर रहे हैं, चाहे वो आप सैलरी से अर्न कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस से अर्न कर रहे हो, या किसी भी तरीके से अगर आपकी अर्निंग 6 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। और आपके लिए फिर जरूरी हो जाता है कि आप अपने रिटर्न आपके गोशवारे जमा कराएं और अपना टैक्स भी आप दें। अच्छा, तो ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जो मिसाल के तौर पे 6 लाख से जिनकी इनकम नीचे है, तो क्या टैक्स फाइल उनको भी करना होता है, रिटर्न्स उनको भी जमा कराने होते हैं? नहीं, 6 लाख से जिनकी इनकम कम है उनको लॉ रिक्वायर नहीं करता। सही है। अलबत्ता कुछ जगहों पे ऐसा हो जाता है, जैसे आप पहले से कहीं जॉब करते थे, आपके पास सेविंग्स थी, अब वो आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी इनकम तो 6 लाख रुपए नहीं हो रही, लेकिन अब आपने जो है वो अपनी सेविंग्स बैंक्स में रखी हुई है, वहाँ पे टैक्स डिडक्ट होता है। तो गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने कुछ नॉन फाइलर्स के ऊपर एडिशनल पेनल्टीज लगाई हुई है। तो उस केस में फिर उन पेनल्टी से बचने के लिए ऐसे लोगों को बाद अपना रिटर्न फाइल करना पड़ जाता है कि वो किसी बीइंग नॉन एक्टिव किसी भी किस्म की या नॉन फाइलर होने की वजह से वो टैक्स से बच सकें। यानी कि कुछ टर्म्स होती हैं जिन टर्म्स की या जिन जहां पे इशू फेस करना हो रहा हो वहां पर आपको रिटर्न्स जमा कराने पड़ सकते हैं। इसको सिंपल आप यूं कह सकते हैं कि अगर आपका कानूनी तौर पे तो आपके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता, टैक्स रिटर्न फाइल करना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन किसी वजह से आपको लगता है कि आपको फाइलर ना होने की वजह से कोई एडिशनल टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उस सूरत में फिर वो वॉलंटरी आप कर सकते हैं, आपको मना नहीं है। मतलब लॉ मना नहीं करता कि अगर आप 6 लाख नहीं कमा रहे तो आप अपना रिटर्न फाइल ना करें। उस सूरत में अगर आप फाइल करना चाहें तो फाइल कर सकते हैं। इसके कोई चार्जेस होते हैं? अभी मैं देखिए 2 तरह के चार्जेस हैं। एक तो मैं भी जो पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे नॉन फाइलर्स हैं, सॉरी, जो अभी जिन पर टैक्स अप्लाई नहीं होता और वो रिटर्न्स जमा करा रहे हैं, तो क्या उनके कोई गवर्नमेंट चार्जेस हैं? देखिए, रिटर्न फाइल करने के लिए असल चार्ज तो टैक्स ही होता है। सही है। जो आप टैक्स देते हैं वही सबसे बड़ा चार्ज होता है जो हमें अपनी जेब से पे करना पड़ता है। उसके लिए अगर आप 6 लाख से कम आपकी इनकम है साल की तो कुछ भी नहीं देना पड़ता आपको टैक्स। और 6 लाख से ऊपर है तो फिर उसके पूरे एक स्लैब दिया हुआ है, तो आपका बिजनेस के लिए 15% से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह सैलरी के लिए जो है वो कम है, जरा रेट 5% से स्टार्ट होता है और फिर ग्रेजुअली वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है आपका स्लैब इंक्रीज हो जाता है। तो ये आगे जाके बहुत हैवी टैक्सेस हैं। बहरहाल ये एक आपकी इनकम के साथ रिलेट करते हैं, जितना आपकी इनकम इंक्रीज होगी उतना आपके ऊपर टैक्स। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा चाहूंगा अगर हम स्लैब्स को थोड़ा सा डिस्कस करने, कम से कम इनिशियल जो स्लैब्स हैं वो जरूर डिस्कस कर लें कि 6 लाख से अगर 6 लाख 1 रुपए भी कमा रहा है तो मिसाल के तौर पे 6 लाख से ऊपर जो होगा ना तो ग्रेटर देन 6 लाख जो होगा उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि मैं 6,10,000 रुपए कमा रहा हूँ मुझे 6,10,000 का टैक्स देना होगा। 6 लाख मुझे एग्जेम्प्ट है। अच्छा, उससे ऊपर की जो अमाउंट होगी उसके ऊपर मुझे टैक्स देना होगा, जो भी रेट अप्लाई होगा। लेट्स सपोज मैं बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस का इनिशियल रेट ही 15% का है। वो 6 लाख से लेकर 12 लाख तक 15% ही है। अब मेरी इनकम अगर लेट्स सपोज 7 लाख रुपए है, सही है, मेरे 6 लाख तो एग्जेप्ट हो गए। 1 लाख के ऊपर मुझे 15% 15,000 रुपए पूरे साल का टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपके पूरे 12 लाख इनकम है तो आपको 90,000 रुपए टैक्स पे करना है। तो 12 लाख का 15% कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि 6 लाख से एडिशनल जो अमाउंट होगी उसके ऊपर रेट अप्लाई होगा। इसी तरह जब स्लैब और आगे बढ़ जाता है, आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर होगी तो 12 लाख तक तो आपके 15% वाला जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया था 90,000 का, वो अप्लाई होगा। उससे ऊपर का जो नेक्स्ट आपका स्लैब है वो अप्लाई होता है। तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर 12 लाख से ऊपर इनकम है तो 6 लाख एग्जेम्प्ट ही शो होगा, 6 लाख से लेकर 12 लाख तक 15% होगा, और फिर जो 12 लाख से ऊपर वाला स्लैब है वो उसमें होगा। राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा, इनकम में आपने, अच्छा सॉरी, जो सैलरी पर्सन्स हैं उनके लिए आपने बताया कि 5% होता है इनिशियली। हाँ, सैलरी के लिए इनिशियली 5% है, और उसका भी फिर जब 12 से आप आगे जाते हैं तो वो भी हैवी रेट। सर, इसका नेक्स्ट स्टेप भी अगर बता सके आप, ये 12 लाख से ऊपर वाला। 12 लाख से ऊपर आई थिंक अभी इस वक्त उन्होंने उसको भी 15% पे लेके गए हुए हैं। 12 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर 15% है।
और उससे ऊपर चाहते जाएंगे तो फिर रेट बढ़ता जाता है। वो पूरा एक शेड्यूल दिया हुआ है उसमें जो है। ओके ओके सर। सर नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सामने आ रहा है चीजें, क्या ये ऑनलाइन ही सबमिट होता है या इसको फिजिकली भी सबमिट करा सकते हैं? ये थोड़ा देखिए सा इसमें अब तक पिछले साल तक तो कुछ मैनुअल फाइलिंग भी हो रही थी। उसका तरीकाकार ये था कि एक फॉर्म गवर्नमेंट डिजाइन का एफपीआर डिजाइन करके देती थी, उस फॉर्म को हम फिल करते थे, जाके एफपीआर में जाके उनके काउंटर पे सबमिट करा के आ जाते थे। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले इसी मंथ में ही के स्टार्ट में ही उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, जिसपे अब उन्होंने मैनुअल फाइलिंग 100% कम्प्लीटली उन्होंने खत्म कर दी है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि आप ऑनलाइन ही फाइल करने, लेकिन ऑनलाइन फाइलिंग भी बड़ा इजी है। उन्होंने पोर्टल आपको लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आपने अपने जो है वो CNIC के साथ जाकर रजिस्टर होने के बाद आप उसका फाइलिंग कर सकते हैं बड़े आराम से। ये नोटिफिकेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर, हम ये देखते हैं कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आसानी हो जाती है, आपको जाना नहीं पड़ता। आपने मैनुअल किया, बात उसमें गलती रह जाती है, उसका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। जब आप सिस्टम पे करते हैं तो कैलकुलेशन सिस्टम करके दे रहा होता है आपको, तो कैलकुलेशन की एरर एटलीस्ट बहुत कम होती है। मैनुअल वाले में फिर आपको आना जाना पड़ता है, वहां गए आपको गलती रहेगी, फिर वापस आए, तो इससे आप बच जाते हैं। और अगर कोई गलती हो जाए इत्तेफाक से, तो क्या उसको सही करने का भी कोई चांस होता है? देखिए अभी जो हम ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इवन इसमें भी अगर आपको कोई गलती रह जाती है, लेट्स सपोज मेरे 2 सोर्स ऑफ इनकम थे, मैंने एक डिक्लेयर कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि मैं जॉब करता हूँ, सैलरी है, और इसके अलावा मैंने अपना कोई घर रेंट का एक पोर्शन भी रेंट पे दिया हुआ है, वहां से भी मुझे इनकम जनरेट होती है। लॉ ये कहते हैं कि हर वो इनकम जो आपको आ रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, सैलरी से हो, बिजनेस से हो, उन सब के ऊपर आपको टैक्स देना है। तो मैं प्रॉपर्टी वाली इनकम जो थी, मेरी रेंटल इनकम, उसको ऐड करना भूल गया था। तो मुझे 60 डेज का टाइम देती है, लॉ अलाउ करते हैं कि अगर मैंने आज रिटर्न फाइल किया तो नेक्स्ट 60 डेज तक मैं उसको खुद ही उसको रिवाइज कर सकता हूँ। जो चीज़ मेरी रह गई है मैं विद इन 60 डेज उसको रिवाइज कर सकता हूँ। उसके बाद भी रिवीजन का ऑप्शन मौजूद होता है, बट उसके लिए फिर आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। इनकम टैक्स कमिश्नर से आप अप्रूवल लेंगे, वो अलाउ कर देते हैं कि भी आप इसको रिवाइज विद इन 60 डेज रिवीजन के लिए भी, विद इन 60 डेज हो या आफ्टर 60 डेज हो, इसके लिए भी एक चीज ये होती है कि आपकी जो इनकम है वो अपर साइड पे अगर जा रही है तो वो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप इनकम डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर सिस्टम अलाउ नहीं करता। उसके लिए फिर आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा और जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों कम हो रही है। ओके अच्छा, इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं अगर आप ये ड्यूरिंग 60 डेज कर रहे होते हैं या आफ्टर 60 डेज अप्रूवल के साथ कर रहे होते हैं? तो उसमें कोई आपने वॉलंटरीली खुद ही उसको रिवाइज करके जो एडिशनल, जाहिर है आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो टैक्स भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया और बाद में किसी वजह से इनकम टैक्स ऑफिसर ने असेसमेंट में उसको जज कर लिया, वो फिर आपको एडिशनल पेनल्टी भी लगाएगा। बिल्कुल सही है, तो वो आपके एडिशनल चार्ज होते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज वजाहत कर दूं कि जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चार्जेस हैं वो सिर्फ आपका टैक्स ही है। इसके अलावा फाइलिंग की कोई फीस नहीं होती है। अलबत्ता आप कंसल्टेंट से, किसी वकील से कराते हैं तो उनके सर्विस चार्जेस होंगे, वो एक अलग बात है। मतलब हमारे पास लोग आते हैं, हम अपनी फीस लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ अपने टैक्स देना है, इसके अलावा और कोई फीस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी हवाले से ही था कि क्या कोई शख्स खुद भी टैक्स फाइल कर सकता है या उसके लिए लाजमी है कि वो किसी वकील या किसी कंसल्टेंट कंपनी के पास जाए? देखिए इसके हवाले से तो आपको खुद ही टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, करना भी खुद ही चाहिए। हम पिछले कई सालों से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोगों को मोटिवेट करते हैं इवन कि भी अगर आपका सिंपल रिटर्न है, कोई ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपके पास, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है आपकी, आप सिंपल एक सैलरीड पर्सन है, तो उसके लिए फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपको शेयर करनी पड़ती है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि अनप्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास आप चले जाए तो वो आपको फिर ब्लैकमेल भी करता है। कई दफ़ा ऐसा भी हमने चीज़ें सुनी है, लोग आते हैं वो बताते हैं जी हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो उसके लिए आप, इसके लिए ज़ाहिर है हर बंदा तो लॉ को जानता नहीं है। देखो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की नॉलेज, एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और फिर ऑनलाइन वर्किंग कैसे करते हैं, आपने रिटर्न फाइल कैसे करना है, टेक्निकली उसका भी आपको पता होना चाहिए। ये 2-3 चीजें अगर आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से ट्रेनिंग ले लेते हैं, सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर आप अपना रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं, बल्कि आपको खुद ही करना चाहिए, उसमें ज्यादा फायदा है आपका। ओके और किन रीजंस की बेस पर
नहीं करना चाहिए। हाँ, वो उसमें ये है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मिसाल आप सैलरी भी अर्न कर रहे हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, आपके पास रेंटल इनकम भी है, सोर्सेज ऑफ इनकम ज्यादा हैं, फिर आपको लगता है कि यार अब इस जगह पे आपके बहुत सारे सेक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें आप एक छोटी सी लॉयर की फीस या कंसल्टेंट की फीस तो बचा रहे होते हैं, लेकिन अगर छोटी सी गलती भी आप कर गए तो फिर आपको उधर पेनल्टीज बहुत ज्यादा हो जाती है। उस केस में फिर आपको चाहिए कि आप जरूर किसी कंसल्टेंट से अपना रिटर्न फाइल करवाएं। सब सुन लें अच्छी तरीके से, तमाम नाजरीन और तमाम हमारे सामीन सुन लें कि पहली चीज के ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि खुद भी कर सकते हैं, और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज स्पेशली, क्योंकि मेरा इस पॉडकास्ट को देख रहे होते हैं, अगर आप लोग भी खुद करना चाहें तो इसकी एक ट्रेनिंग हो सकती है, और हम इनसे भी इंशाल्लाह मैं अभी इसी पॉडकास्ट में ये ऑफर दे देता हूँ आपको कि आपके जो इदारे के जो मेंबर्स हैं या जो लोग आपके स्टूडेंट्स हैं या ऐसे जो लोग जो आपके साथ एसोसिएटेड है, अगर आप लोग अपनी ट्रेनिंग करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको। ये सर मेरा ख्याल है कि इसलिए तो क्लासेस होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। और यही चीज मैं सोचा कि एक ट्रेनिंग लाजमी तौर पे हो जाए, ताकि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आज की ग्रुप में ये चीज देख रहा था, तो इसलिए आज ये इंपॉर्टेंटली मैंने आपके लिए सेशन अरेंज किया था। तो अब हम अगर ट्रेनिंग हासिल कर लेंगे तो हम ये खुद ही कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी अगर कहीं फंसते हैं, कोई मसला है, तो शाही साहब है ना, और जो आपके जो लोग हैं इनको कंप्यूटर चलाना तो आप सिखा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। उस कंप्यूटर के अंदर रिटर्न कैसे फाइल करना है ये आप बता देंगे। बस बेहतरीन हो गया सर। मेरा ख्याल है अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका सेशन इंशाल्लाह इसके बाद अरेंज करते हैं सर। ऑडिट की तरफ थोड़ा सा आए हम कि ऑडिट कैसे करती है, स्पेशली जो इनकम टैक्स एफबीआर ऑडिट कैसे करती है तमाम चीजों का, और हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, इसके ऑडिट के मैकेनिज्म में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक तो ये देखा जाता है कि अच्छा देखें, पब्लिक बहुत ज्यादा है जो रिटर्न फाइल करती है। इस वक्त भी तकरीबन कोई 7.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किया इस साल में। वैसे अगर सारे लोग सही तरीके से करना शुरू कर दें तो फिर हमारे पास करोड़ों में आबादी है, सब लोग करें तो अच्छा खासा हो जाता है। इसमें ऑडिट का तरीकेकार जो मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है एफबीआर ने, एक तो ये होता है कि वो कंप्यूटराइज बैलेटिंग करते हैं, तो जिसको उसके नसीब का नाम आ जाए एक तो वो पकड़ा जाता है उसमें। और दूसरा तरीकेकार क्या होता है कि आपके अगर रिटर्न और जो आपके अदर सोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपना रिटर्न फाइल किया और आपने उसमें दिखा दिया जी मैं तो 6 लाख रुपए अर्न करता हूँ, और आपने टैक्स नहीं जमा कराया, लेकिन आपके बैंक स्टेटमेंट में हैवी ट्रांजैक्शन हो रही है, आपने उसी साल में गाड़ी खरीदी, आपने उस साल में कोई घर खरीदा, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हुआ। इस वक्त एफबीआर के पास ऑनलाइन डेटाबेस बहुत ज्यादा मौजूद है, और जितने भी बाकी इदारे हैं कनेक्टेड, उन सब के साथ एफबीआर के साथ कोलैबोरेशन है। एफबीआर सबसे आपका डाटा लेता है। इवन एफबीआर यहाँ से भी जज करता है कि लेट्स सपोज आपने अपनी इनकम कम बता दी और आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपने कहीं बाहर का ट्रैवल किया, फॉरेन विजिट पे चले गए, उसके ऊपर ज़ाहिर अच्छे खासे खर्चे आते हैं, और आपने इनकम अपनी कम दिखा रहे हैं। इस टाइप की कोई भी चीज़ अगर एबनॉर्मलिटी नज़र आती है तो फिर कमिश्नर के पास ये राइट अख्तियार होता है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपको ऑडिट में सिलेक्ट कर सकता है। उसमें फिर वो आपको नोटिस इशू करेगा, आपको बुलाएगा, पूछेगा कि आप बताओ कि आपके तो अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बता रही है कि आपकी इतना हैवी ट्रांजैक्शन हुई है, जबकि आपके इतना सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो इन दोनों तरीकों से ही आप ऑडिट में आ सकते हैं। एक तो यही तरीका है कि इसलिए जब रिटर्न फाइल होती है तो इस टाइप पे हम हर बंदे को बहुत जो है वो मशवरा ये देते हैं कि भी आप अच्छे तरीके से देख लें, बैंक्स को अच्छे तरीके से देखें कि बैंक की जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। खासकर बिजनेस वाले लोग जो है वो ट्रांजैक्शन हैवी कर देते हैं, और ज़ाहिर बिजनेस में उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो वो ज़ाहिर टैक्स भी नहीं इतना देना चाह रहे होते, लेकिन बैंक को कंट्रोल नहीं करते। बैंक में हैवी ट्रांजैक्शन हो जाती है, बाद में परेशान होते हैं। इसी तरह से आम भी बंदा जो है वो अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहा होता है, कोई ऐसी चीज़ वो अगर मिस कर जाता है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा भी होता है लोगों के पास टैक्स, चूंकि अभी देखें एफबीआर मुख्तलिफ जगहों पे आपका टैक्स विदहोल्ड करती है, आपकी कैश विड्रॉल पे टैक्स होता है अगर आप फाइलर नहीं है। इसके अलावा आप जो है यूटिलिटी बिल्स के ऊपर टैक्स लग रहा होता है, और आप मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी टैक्स लग रहा होता है। आप जॉब करते हैं तो आपका टैक्स विदहोल्ड हो जाता है। आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, गाड़ी सेल परचेज करते हैं, उनके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो ये सारे टैक्स आपके एडजस्टेबल होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो टैक्स आपके पास मौजूद होता है, आपको अपनी जेब से भी पे नहीं करना पड़ता, लेकिन लोग फिर भी इवेजन कर जाते हैं।
कि भी डरते हैं कि यार हम ज़्यादा बता देंगे तो शायद हमें एफबीआर में किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। जबकि लोगों को चाहिए कि जब आपका रिटर्न टैक्स ऑलरेडी विथहेल्ड हुआ है और इन चीज़ों में आपको किसी किस्म का कोई एडिशनल टैक्स भी नहीं पे करना पड़ रहा, जस्ट आप अपनी इंफॉर्मेशन एफबीआर को बता के आने वाले वक्त में किसी भी परेशानी से आप बच सकते हैं। तो रिटर्न फाइल करने के टाइम पे इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दो क्वेश्चन आपकी बातों से चीज मेरे पास सामने आए हैं। सर पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कि आपने कहा हैवी ट्रांजैक्शन। अच्छा देखिए होता क्या है कि बहुत सारे मामलात में एक शख्स है जिसकी सैलरी तो शायद इतनी नहीं है, लेकिन उसको कोई बाहर से या कोई कजन किसी काम के लिए अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है, उसके अकाउंट में पैसे डालता है, तो देन क्या वो भी उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, उसके ऊपर टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसका आपके पास प्रूफ मौजूद होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर आप देखो, जब आपका सिस्टम में आपकी ये चीज आ गई, अपनी इनकम कम दिखाई, बैंक में ट्रांजैक्शन आपकी ज्यादा हो रही है, वो रिपोर्ट हो गई और आपका कमिश्नर तो बुला लेगा। या इवन अगर आपकी वो ऑडिट सिलेक्शन के लिए ही उन्होंने कुछ क्राइटेरिया ऐसा डाला था, उसमें आपकी सिलेक्शन हो गई, तो उसमें फिर आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि ये प्रूफ होना चाहिए कि वाकई वो आपकी इनकम नहीं थी, वो किसी की अमानत थी, आपके पास आई थी और आपने आगे उसको यूटिलाइज कर लिया। तो उसका ज़ाहिर है कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग केयरलेस होते हैं, तो इसमें भी केयर करने की बात नहीं। तो जो मैं पूछना चाहिए, भी एक और में सवाल आ गया कि क्या रिटर्न्स के वक्त ही हमें ये बताना होगा, जरूरी है, या फिर हम ऑडिट के वक्त पे बताएं जब कोई ऑडिट? रिटर्न के टाइम पे तो ज़ाहिर है आप नहीं बताएंगे, रिटर्न के टाइम पे तो आपने खाली वो बताना है जो आपकी इनकम है। ओके सही, समझ गया। अदर ट्रांजैक्शन तो आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में आप इनकम ही रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अदर ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो आपका हिसाब आपके पास होना जरूरी है, जिसके लिए जो है आप अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर अपने पास फाइल में उसी वक्त ही अरेंज करके रख लें, ताकि बाद में कभी हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास आपके लिए आ रहा है सर, वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं है, जो अमेरिका में, दुबई में या किसी और कंट्री में, तो क्या सर उनको भी यानी कि टैक्स जमा कराना होता है? जी देखिए, इसमें यह है कि जो टैक्स लगता है या जो टैक्स रिटर्न फाइल करना है वो तो रेजिडेंट पर्सन्स के लिए सही है। अच्छा, अब यहाँ पे रेजिडेंट कौन है? हर वो बंदा जो 180 दिन से ज्यादा एक साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर रहा है वो रेजिडेंट कहलाएगा। अच्छा। इवन यहाँ पे ऐसे लोग भी कई दफा हम ये देखते हैं कि कोई बंदा बाहर रहता है, अवाम का इवन ग्रीन कार्ड होल्डर है, अब वो किसी शादी के सिलसिले में या किसी भी काम के लिए यहाँ पे आया और 8-9 महीने यहाँ पाकिस्तान में रह गया, 180 दिन से ज्यादा उसने रिहाइश रख ली यहाँ पे, उस सूरत में वो रेजिडेंट हो जाता है, उसको फिर रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी होता है एज पर लॉ। लेकिन अगर आप यहाँ पे 180 दिन से कम यहाँ पाकिस्तान में रहे हैं, आप बाहर रह रहे हैं और आपका कोई पाकिस्तान में और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो उस सूरत में फिर आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है। ओके। अलबत्ता वहाँ पे ये हो जाता है कि चूंकि आप रिटर्न फाइल करना है एज पर लॉ तो आपके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन जो दूसरी पेनल्टीज हैं, आप बाहर रहते हैं कहीं, आपने रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं था, नहीं किया फाइल, लेकिन आपने बैंक में अपनी सेविंग्स रखी थी, वहाँ पे जो टैक्स था वो डबल हो जाता है नॉन इनएक्टिव होने की वजह से। तो ऐसी सूरत में एफबीआर ने एक स्पेशल फॉर्म दिया हुआ है जो कि नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए, जो जिनका पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो फॉर्म हम सबमिट करा देते हैं या वो खुद भी ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। तो उसके बाद फिर वो एक्टिव टैक्स के लिस्ट में आ जाते हैं, तो एडिशनल टैक्सेस से वो बच जाते हैं। इसलिए वो आपके नॉन रेजिडेंट्स जो पाकिस्तान में किसी किस्म की उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, चाहे वो बैंक्स में सेविंग सर्टिफिकेट्स की सूरत में हो या बैंक डिपॉजिट्स हो या जिस तरह से भी हो, या इवन कोई प्रॉपर्टी की भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो वो अपने आप को कोई चीज़ डिक्लेयर, अपनी इनकम डिक्लेयर किए बगैर ही उसको अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ दूसरा जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो ये है कि अगर आपका कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम है, आप पाकिस्तान में रेजिडेंट तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान में आपकी कोई इनकम है, मिसाल आपने यहाँ पे आपके घर थे, आपने वो रेंट पे दे दिए, अब उसका रेंट आपका 6 लाख से ज्यादा आ रहा है साल का, तो उस सूरत में फिर आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। चाहे आप पूरे साल यहाँ पे ना भी आए, पाकिस्तान में ना भी हो तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि आप तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान से आप इनकम अर्न कर रहे हैं, तो इस सूरत में आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तानी नहीं है और वो अमेरिकन है, लेकिन वो पाकिस्तान में आकर 6 महीने से ज्यादा रहता है, जी, ऐसा शख्स तो खैर पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट नहीं कहलाएगा ना? सही। वो यहाँ पे अगर आया है तो, लेकिन वहाँ के लिए भी नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो 180 डेज का है ना, सही है, वो हर कंट्री का तकरीबन यही सेम ही है। ओके। तो वो अब वो वहाँ के लिए भी नॉन रेजिडेंट है, यहाँ के लिए भी नॉन रेजिडेंट होगा, तो किसी एक जगह तो उसको टैक्स पे करना है। अब अगर वो यहाँ पे आया था टूर के लिए
घूमने आया किसी किस्म का, या किसी रिश्तेदार दोस्तों से मिलने के लिए आया और ज़्यादा वक्त लग गया, लेकिन उसकी इनकम वहाँ पे जनरेट होती है, तो उसको वहीं पे टैक्स पे करना है। लेकिन अगर वो 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पे इसलिए आया कि वो यहाँ कोई जॉब कर रहा था, फिर वो यहाँ रेजिडेंट कहलाएगा और उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अच्छा, ओके 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 ओके, सही हो गया। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो एनजीओ से रिलेट है, और हमारे इस पॉडकास्ट को सुनने वाली बहुत सारी एनजीओज हैं जो स्पेशली इस पॉडकास्ट को सुन रही होती हैं। तो अब हम थोड़ा सा उस लेवल पर आके बात करना चाहेंगे कि क्या एनजीओ के टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, क्या एनजीओ को भी रिटर्न्स जमा कराने होते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे। ये देखिए, एनजीओस या जो भी हमारे वेलफेयर इदारे जितना भी हैं, चाहे वो आपकी एनजीओ हैं, आपके मदारिस हैं, मसाजिद हैं, ट्रस्ट चल रही हैं, जितना भी इदारे हैं, इन सब के लिए एक अलग से एक सेक्शन 100 के नाम से मौजूद है, जो कि आपको टैक्स, आपको हम इसको टैक्स एग्जेम्प्टेड तो नहीं कहते, लेकिन आपका जितना भी टैक्स बनता है उसका टैक्स क्रेडिट देके आपको टैक्स जीरो हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में कुछ रिक्वायरमेंट है एफपीआर की तरफ से, वो ये होती है कि आपको रजिस्टर होना पड़ेगा एफपीआर में, अपना रिटर्न भी फाइल करना है, और सेक्शन 100D उसमें आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ करता है कि आपकी अच्छा, लेकिन उसके लिए फिर एक लिमिट है कि अगर आपका टोटल टर्नओवर, मतलब जो आप अपनी रिसीट्स डिक्लेयर कर रहे हैं उस टर्नओवर के अंदर है अगर, तो आपको फिर किसी किस्म की कोई एडिशनल जाके एग्जेम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉ ही खुद आपको एग्जेम्प्ट करता है, आपको फिर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जो भी आपकी नेट सेविंग होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। जाहिर है किसी भी एनजीओ का ट्रस्ट की इनकम तो होती नहीं है, जो आपकी सेविंग होती है वो आगे जाके अगले सालों में आप उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वो आपका प्रॉफिट नहीं होता, उसके कोई भी ट्रस्टी उसको लेके नहीं जा सकते, तो ये प्रॉफिट नहीं कहलाता। ये आपकी जो सेविंग्स जितना भी होती हैं, ये फिर इनकम टैक्स इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, इन टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है आपको। अलबत्ता अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है तो उस सूरत में फिर कंडीशनल हो जाता है कि आपको फिर जाके इनकम टैक्स कमिश्नर से एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी। वो एग्जेम्पशन आपको मिल जाती है तो उसके बाद फिर इवन उसमें ये भी वेरीफाइड होता है कि जो आपके डोनर्स हैं, अगर आपके पास एग्जेम्पशन मौजूद है तो उन डोनर्स के ऊपर भी जो आपको वो डोनेशन दे रहे होते हैं उनको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। इसलिए एनजीओ को इस बात का बेनिफिट अवेल है, तो उनको करना चाहिए ताकि आपके डोनर इजीली आपको डोनेशन दे सकें, तो वो अपनी एग्जेम्पशन जरूर लेंगे इनकम टैक्स। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे एक एनजीओ में आते हैं 10 करोड़ एग्जांपल, और 10 करोड़ में से उसका जो एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है 8 करोड़, 2 करोड़ अभी भी उसके बैंक में मौजूद है, सही है, तो क्या इस पर कोई टैक्स? तो सेविंग कहलाएगी। यस, ये सेविंग है उसकी, जो आपका उसके पास अर्निंग तो हुई है, रिसीट्स आई है, अब उसने एक्सपेंस नहीं किया, तो वो इसकी सेविंग है। इसके ऊपर टैक्स तो बनता है, लेकिन इस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है, आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, आप उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, वो फिर आप उस सेविंग को ज़ाहिर आप अगले साल में इस्तेमाल करेंगे जाके। तो ये एनजीओ को एक बेनिफिट दिया हुआ है एफपीआर ने, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता। अच्छा, एनजीओ को सर, लास्ट एनजीओ से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि ऑडिट कराते वक्त किसी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है? ऑडिट जब हो रहा होता है इनका, उस वक्त कोई ख्याल रखना जरूरी है? देखिए, एनजीओ के लिए ना, अब आपके ऑडिट से मुराद मैं टैक्स का ऑडिट समझ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एनजीओज के लिए वैसे भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना भी कंपलसरी है वैसे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो उस वक्त भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि भी आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाए, और टैक्स के ऑडिट के हिसाब से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्पेशली आपका जो है, जो उन्होंने कंडीशंस रखी हुई है टैक्स क्रेडिट के लिए, इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे उसमें उन्होंने कहा है कि जो आपके मैनेजमेंट चार्जेस हैं वो एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा कर जाओगे तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, तो आपको इन क्लॉजेस को पढ़ना और समझना, उसके मुताबिक अपनी बुक्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपने उन एक्सपेंसेस को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपके मैनेजमेंट एक्सपेंस उस रेलेवेंट जितना उन्होंने अलाउ किया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर, अगर आप लास्ट में मैं आपसे इससे ये थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहता है, मैं वैसे तमाम नाजरीन को बता दूं कि आपके तमाम इनके जो सर के नंबर्स और तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह मौजूद होंगे डिस्क्रिप्शन पे इंशाल्लाह ताला। मजीद सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर किसी का इंडिविजुअली सिर्फ सैलरी पेड पर्सन है और वो खुद टैक्स नहीं फाइल करा, वो आपसे कराना चाह रहा है, तो सर उसके क्या एक्सपेक्टेड चार्जेस होते हैं आमतौर पे, और कोई सी कॉम्प्लिकेशंस? सैलरीड पर्सन के लिए तो हमने बहुत नॉमिनल से चार्जेस रखे हुए हैं, हम 5000 से स्टार्ट करते हैं। सही है। और सैलरीड पर्सन में भी बाज़ औक़ात उनका अगर कोई और चीज़ नहीं होती तो 5000 रुपये में ही काम हो जाता है उनका, लेकिन अगर इससे ज्यादा कोई एडिशनल वर्किंग है तो उस हिसाब से फिर कुछ फीस हम ज्यादा करते हैं, अदरवाइज ज्यादातर इसी में हो जाता है। और अगर आप यही
इस साल तक जो है वो हमने ये फीस रखी, अब अगले साल क्या होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, यही चीज अगर हम कंपनीज या एनजीओ की तरफ जाएं सर। अच्छा देखिए, एनजीओ हो या कंपनी हो या कोई भी बिजनेसेस हैं, उनका भी आपको पता है कि जो भी सर्विस इंडस्ट्री होती है, जी हमारे भी एक सर्विस ओरिएंटेड पर्सन जितने भी होते हैं वो उनके कोई फिक्स रेट तो होते नहीं है। बिल्कुल सही है। वो फिर हम ये जज करते हैं यार हमें हमारा वक्त कितना लगेगा इसमें, और हमारे अंदर इसके अंदर फिर हमारा प्रोफेशनल कितना इन्वॉल्वमेंट होगी, क्या ये जो काम है हमारा जो जो ट्रेनीज हैं या जो हमारे जूनियर्स हैं उनके करने का है, या किसी सीनियर के बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होगा। इन चीजों को सामने रखते हुए फिर हम अपनी फीस कोट करते हैं। बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है उन तमाम क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाए जिससे आप लोग अवेयर भी हो जाएं, और अगर आप लोग कहीं पे भी कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो इशू भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाना चाहिए। बाकी सेशन का सर ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया। सर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे या कोई ऐसा सवाल जो अगर मुझसे रह गया हो तो प्लीज देखिए, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो आपने पूछी नहीं है, मैं मुझसे ये बता देता हूँ। अच्छा देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना चाहिए, ये भी एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल देखिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है जुलाई टू जून। सही है, बिल्कुल जैसे ही जून कंप्लीट होता है आपको, अच्छा कई दफा लोग होते हैं आते हैं हमारे पास तो वो कहते हैं जी, हर दफा ये सवाल करते हैं हम डाटा कब से कब तक का लेकर आए आपके पास। तो जुलाई से लेकर जून तक का आपको रिटर्न फाइल करना होता है हर फाइनेंशियल ईयर का। जैसे अभी 25 कंप्लीट हुआ है तो जुलाई 24 से लेकर जून 25 तक का इसमें हमने रिटर्न में अपने सारी चीजें उसमें हमने डिक्लेयर की हैं। और इसका टाइम होता है 90 डेज का, मतलब 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर ऑफिशियली एफबीआर में बाकायदा 90 डेज का टाइम जो है वो ऑर्डिनेंस में गिवन है। इस दौरान आपको अपना रिटर्न फाइल करना है। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि कई दफा जैसे इस साल भी उन्होंने पहले 15 दिन फिर 15 दिन और करके 31 अक्टूबर तक डेट एक्सटेंड कर दी थी। एक्सटेंशन मिल जाती है वो एक अलग बात है, अगर ना भी मिले तो ऑफिशियली तौर पे आपको 30 सितंबर तक अपने रिटर्न फाइल करने होते हैं। और पाकिस्तानी जो है वो 30 सितंबर को कर रहे होते हैं। वो आपके दिन कॉल आती है हमारे पास के भी हमारा काम रह गया था, हम भेज रहे हैं फटाफट करके दे दें। तो अच्छा, अब मसला ये होता है कि 30 सितंबर थी, डेट एक्सटेंड हुई, 31 अक्टूबर हुई, वो भी अब क्लैप्स हो गई है। अभी भी कई लोगों की कॉल आती है कि सर हमारा रिटर्न फाइल होना रह गया तो अब क्या करें। अच्छा, अब जो लोग अब रह गए हैं वो भी अब अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो आप रिटर्न फाइल करने के साथ आपको लेकिन होगा ये कि आपको रिटर्न फाइल करने के बाद फिर एक एटीएल सरचार्ज के नाम से पेनल्टी पे करनी पड़ती है, जो इंडिविजुअल के केस में सिर्फ 1000 रुपया है। 1000 रुपया आप पे करते हैं तो आपका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम आ जाता है। और लेकिन उसका फिर एक, अब पिछले साल से इन्होंने ये स्टार्ट किया, इन्होंने एक और इसमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया लेट फाइलर का। अब अगर हम करेंगे तो लेट फाइलर का दबा साथ में लग जाएगा उसमें। लेट फाइलर का कोई बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी सेल परचेज के टाइम पे आपको उन्होंने 3 स्लैब कर दिए। नॉर्मल फाइलर का रेट अलग है, लेट फाइलर का अलग है और नॉन फाइलर का अलग है। नॉन फाइलर वो है जिन्होंने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, और फाइलर वो है जिन्होंने अपने टाइम पे रिटर्न फाइल कर दिया, और अगर लेट फाइलर है तो उसका फिर उन्होंने सेपरेट रेट कर दिया। सर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वो ये है कि अगर कोई नहीं रिटर्न्स फाइल कर रहा तो उसको क्या नुकसान हैं, और अगर कोई कर रहा है तो उसको फायदे क्या हैं? जी देखें, जो हर वो शख्स जिसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, सही है, वो अगर अपना रिटर्न फाइल नहीं करेगा। अच्छा, अब इनमें थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि रिटर्न फाइल करने की क्यों जरूरी है। मेरे ख्याल से इस बात पे अभी पहले बात नहीं हुई है कि रिटर्न फाइल करना हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो 6 लाख से ज्यादा अर्न करता है। अगर आपकी अर्निंग किसी भी हिसाब से किसी भी हेड में आप अर्न करते हैं और आप 6 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, उसमें ये कहा हुआ है कि अगर आपकी 1300 सीसी से ज्यादा की गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो आपको रिटर्न फाइल करना है, आपकी अर्निंग चाहे जो भी हो। ओके। इसी तरह आपका घर है और वो उसमें एक स्पेसिफिक, और फ्लैट का भी है कि 2000 स्क्वायर फीट से आपका ज्यादा का फ्लैट है, और घर का भी इसी तरह से है कि वो 240 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा का अगर आपका घर है तो उस सूरत में फिर आपको रिटर्न फाइल करना है। लेकिन इन सबसे एक चीज खतरनाक ये है कि लोग कई दफा करते हैं कि उनको कहीं जरूरत होती है, मिसाल के तौर पे आप अपना मीटर लगाना चाहते हैं, आजकल बिजली का मीटर बगैर एनटीएन की नहीं लग रहा है, स्पेशली कमर्शियल मीटर, तो वो एफबीआर में रजिस्टर हो जाते हैं। बाद औकात आप कहीं बाहर वीजा अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं जी आपका एनटीएन होना चाहिए, आप एनटीएन ले लेते हैं। अगर आपने एनटीएन ले लिया, एफबीआर में रजिस्टर्ड हो गए, तो अब आपके लिए कंपलसरी है कि आपको रिटर्न फाइल करने हैं, आप चाहे इनकम आपकी जो भी हो। तो बहुत सारे लोग इसकी वजह से
अपना रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, तो रिटर्न फाइल ना करने के सबसे पहला नुकसान तो ये है कि अगर आप लायबल टू फाइल रिटर्न थे और रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो फिर आपको हैवी पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। इसके ऊपर पेनल्टी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, और दूसरा, अच्छा ये तो खैर उस सूरत में होगा जब आपको FBI ने खुद से पकड़ लिया तो पेनल्टी लगाएगा, लेकिन कॉमन डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं कि आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ जाता है। जो दूसरी तरफ वैसे अगर आप फाइलर के बेनिफिट की बात करते हैं तो फाइलर होने का फायदे भी इसी हिसाब से ही आ जाएंगे कि फाइल किया तो सबसे पहले तो आप पेनल्टी से बच गए। दूसरी बात ये कि जो नॉन फाइलर के ऊपर इन्होंने एडिशनल टैक्स लगा दिए, हर चीज के ऊपर उन्होंने टैक्स डबल कर दिया है। तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपका अगर वैसे रेट अगर 3% है तो नॉन फाइलर के लिए 6% है। इसी तरह गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं आप, फाइलर के रेट 25,000 रुपए था तो नॉन फाइलर के लिए 50,000 है, और कुछ जगहों पे तो उन्होंने 3 टाइम भी कर दिया है। ओके। और इसी तरह से आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो आपको टैक्स लग जाता है, और इन सारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपके एडिशनल, इवन आपको बैंक से प्रॉफिट के ऊपर टैक्स डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे आपके एडिशनल आपको टैक्स पे करना पड़ जाता है। और कई दफा ऐसा भी हमने देखा है कि लोगों ने अपने आप को फाइलर नहीं किया, इवन बिजनेसमैन थे, और उनके ये वाले जो टैक्स लगे हुए थे नॉन फाइलर होने की वजह से वो इतना थे कि जब आपने उनको फाइलर किया, उनकी रिटर्न फाइल की, तो जो टैक्स लैप्टी बनती थी वो उससे कम थी। सही है। ओके ओके, सही है, बिल्कुल सही। तो इसलिए फिर आपको जो है वो इन लॉसेस से बचना चाहिए। अपने रिटर्न टाइम पे फाइल कर लेंगे तो फिर नुकसान से बच जाएंगे। थैंक यू जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि तमाम अब यहाँ पर देखने वाले इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। भाई टैक्स जो है ना वो लाजमी तौर पे फाइल करना शुरू कर दो। और सबसे बड़ी बात कि मैंने बिल्कुल ही जो एनटीएन वाली बात का शायद मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैं ऐसे अपने कम्युनिटी मेंबर्स को जानता हूँ जिनका एनटीएन किसी न किसी रीजन की बेस पर बना हुआ है, और एनटीएन बनने के बाद वो टैक्स फाइलिंग नहीं कर रहे। तो प्लीज लाजमी तौर पे रिटर्न्स जमा कराएं। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको कोई मसला ही नहीं, कोई इशू नहीं है, टैक्स तो देना नहीं है आपको, टैक्स तो आपको देना नहीं है। तो इसलिए प्लीज इस पर लाजमी तवज्जो दें ताकि आप जो मेन बड़े टैक्स हैं या खुदा ना खास्ता किसी बड़े इशू से आपके लिए बचना मुमकिन हो। इंटरनेशनली ट्रैवलिंग में अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जिस तरह सर ने बताया, बिजली के मीटर्स या गैस के मीटर्स, इनमें बड़ी इश्यूज हो सकते हैं। और आप आहिस्ता से वो एक चीज भी आ रही है सिम के हवाले से कि सिम भी आपकी जो ना खुदा ना खास्ता बंद ना हो जाए। तो प्लीज टैक्स लाजमी जमा करवाइए। ये आज की वीडियो डेफिनेटली सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज नहीं बल्कि सबके लिए है। तो हर ग्रुप में इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि हमारे तमाम जो देखने वाले नाज़रीन हैं और सुनने वाले सामीन हैं वो अवेयर हो सके और वो टैक्स फाइलिंग पे वो इजीली जा सके। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आगे कुछ अभी सर से हमारी मजीद भी बात हुई है ऑफ एयर, जिसमें सेल्स टैक्स और दूसरी चीजें, इंशाअल्लाह कभी हम उस पर भी बात करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। सब्सक्राइब कीजिए, लाजमी तौर पे हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।